हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है इंटर सेकेंड ईयर के अकाउंट्स का टॉपिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका डेफिनेशन भी हम समझेंगे, इसके फ्यूचर्स देखेंगे एंड हम इसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। हमेशा एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स के लिए आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है जो इंटर फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉब्लम था। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, सो इसके ऊपर भी सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल वर्क करता है जो नॉमिनल अकाउंट का होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। All the expenses and losses are shown on the debit side and all the gains and incomes are shown on the credit side of this income and expenditure account. So इस अकाउंट में सभी तरह के रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हमने पे कर दिए हैं या पे करने के हैं वो इंक्लूड होते हैं एंड सभी तरह के इनकम्स जो हर ईयर आते हैं उसको जो रिसीव हो गए हैं एंड जो आने के हैं वो सभी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को हम इस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस या इनकम्स होते हैं वो करंट ईयर के ही हमें इंक्लूड करना होता है। लास्ट ईयर के या फिर जो एडवांस में आ गए हैं वो हमें इंक्लूड करना नहीं रहता है। नो इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स पर्टेनिंग टू पास्ट और फ्यूचर पीरियड इज़ इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट। एंड जो कैपिटल इनकम या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है उसको हमें इस अकाउंट में नहीं लेना है। कैपिटल आइटम्स जो नॉन रिकरिंग होती है, जो बार बार हम उसको नहीं खरीदते हैं या फिर नहीं पे करना पड़ता है। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जो एसेट्स होते हैं, जो ह्यूज अमाउंट की चीज़ें हम खरीदते हैं उसको इस अकाउंट में इंक्लूड नहीं करना है। एंड इन दिस अकाउंट ओनली द रेवेन्यू आइटम्स ऑफ द करंट ईयर आर इंक्लूडेड। रेवेन्यू आइटम्स जो हम रिकरिंग होते हैं, जो बार बार हमें पे करना होता है या जो बार बार हमें रिसीव होते हैं। रेवेन्यू आइटम्स हमेशा स्मॉल अमाउंट के होते हैं। इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है बट क्लोजिंग बैलेंस विल बी शोन ईदर सरप्लस और डेफिसिट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस एंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट। इट मीन्स अगर हमारे पास इनकम एक्सेस हो जाती है, हमारे पास इनकम ज़्यादा आती है, एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं तो वो सरप्लस होता है। या फिर अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं, हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है इस प्रॉब्लम में, तो उसको डेफिसिट कहते हैं। एंड इन द सरप्लस और डेफिसिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल फंड in the balance sheet. So you can see the futures. It is similar to the profit and loss account. It is a nominal account. All the revenue expenses are recorded on the debit side and all the revenue incomes are recorded on the credit side of this income and expenditure account. Only revenue items has to be taken in consideration and capital items has to be excluded. सो हम इसे इसीलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट मालूम हो सके एक ईयर में कितने इनकम्स हो सके एंड कितने एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। इन दिस अकाउंट देर आर सो मैनी एडजस्टमेंट्स ऑल्सो। वी हैज़ टू टेक ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनटू कंसिडरेशन। सो यहाँ तक हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम करके समझते हैं। सो Kamareddy Youth Club gives you their receipts and payment account and other information and requests you to prepare their income and expenditure account for the year ended 31st 3/2019। सो क्वेश्चन में हमें रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है। रेसिप्ट्स हमेशा डेबिट साइड पर होती हैं एंड पेमेंट्स हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है। तो हमें ये देखकर और एडजस्टमेंट्स को देखकर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। देखो गाइज, ये बहुत इजी होता है, इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी रेसिप्ट्स डेबिट साइड पर है वो सभी इनकम में आ जाते हैं एंड वो क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं एंड जो पेमेंट्स यहाँ क्रेडिट साइड पर है वो सभी एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, डेबिट साइड पर आ जाते हैं। सो सबसे पहले जो डेबिट साइड में आते हैं वो सभी एंट्रीज़ 2 से स्टार्ट होती है एंड जो क्रेडिट साइड में आते हैं वो 22 से स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पर रेसिप्ट्स में हम देख सकते हैं बैलेंस, टू बैलेंस, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है। टू सब्सक्रिप्शंस जो होते हैं वो हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आते रहती है, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होती है और ये रिकरिंग इन नेचर होती है। सो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। डोनेशंस रिसीव्ड फॉर मिनरल वाटर। सो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है, एक लार्ज अमाउंट का डोनेशन है, इसीलिए इसको हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है एंड हमें इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है।
सेल ऑफ ए ओल्ड फर्नीचर। सो हमें यहाँ पर ये फर्नीचर को सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो चेक करना है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको इनकम साइड लिखना है, एंड अगर लॉस हुआ है तो एक्सपेंडिचर साइड लिखना होता है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, एंड ये हमें इस एंट्री को हमें इनकम साइड लिखना होता है। अब हम देखेंगे पेमेंट्स। सो बाय सैलरीज, सैलरीज तो एक रिकरिंग इन नेचर है एंड हर मंथ एक एम्प्लॉयर को पे करने होते हैं, सो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड ही लिखेंगे। बाय फिक्स्ड डिपॉजिट, ये एक एसेट है एंड ये ह्यूज अमाउंट का होता है और ये कैपिटल अमाउंट है, इसीलिए हम इसको एक्सपेंडिचर साइड नहीं लिखेंगे। बाय परचेज ऑफ ए फर्नीचर, फर्नीचर भी एक एसेट है एंड कैपिटल अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है और नॉन रिकरिंग इन नेचर है, इसीलिए हम इसको भी नहीं लिखेंगे। बाय परचेज ऑफ ए शेयर, शेयर को ख़रीदना ये भी एक बड़ा एसेट होता है एंड ये भी ह्यूज अमाउंट का होता है एंड कैपिटल अमाउंट होता है, इसीलिए इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये एक रिकरिंग इन नेचर है और ये हर मंथ या हर एक रेगुलर टाइम पीरियड पे हमें इसको पे करना होता है, सो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे। बाय जनरल एक्सपेंसेस, ये भी जनरल एक्सपेंस होते हैं जो हर एक टाइम पीरियड पे करने होते हैं एंड ये हम एक्सपेंडिचर साइड पर ही रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सो यहाँ पर हमें इन दो बैलेंसेस को लेना ही नहीं है। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑन 31/3/2019। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस वो होते हैं जो हमारे पास इनकम है जो आने की होती है, मतलब अगर हमने किसी को सब्सक्रिप्शंस दे दिए हैं लेकिन लोगों ने अब तक हमें पैसे नहीं पे किए हैं, जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कहते हैं। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2019 500। सो जो सब्सक्रिप्शंस हमने सेल किए हैं उसके पैसे हमें एडवांस में ही मिल गए हैं। जो आगे के सब्सक्रिप्शंस होते हैं वो भी लोगों ने अगर एडवांस में ख़रीद लिए हैं तो उसको एडवांस में कहते हैं, एंड हमें इस अकाउंट में एडवांस को नहीं लेना होता है। सो हम जो एडवांस में आ गए हैं सब्सक्रिप्शंस उनको हमारे पहले के सब्सक्रिप्शन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस होते हैं उनको हमें सब्सक्रिप्शंस पे ऐड करना होता है। सो फर्नीचर जो हमारे पास पहले से रखा हुआ था जिसको हमने सेल किया है, सेलिंग करने के टाइम उसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पर दी गई है। सो यहाँ तक हमने एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं वो भी समझ लिया है। आगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हमें इस तरह से प्रिपेयर करना होता है। फर्स्ट हमें हेडिंग लिखनी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कामारेड्डी यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो हम जिसका बना रहे हैं उनका नाम लिखना होता है एंड हमें यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड लिखना होता है, जो डेट दी गई है उसके साथ फॉर द ईयर एंडेड ही लिखना होता है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में एज ऑन लिखना होता है। यहाँ पर हमें ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए वरना हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। सो मैंने जैसे बताया था डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंडिचर्स लिखने होते हैं, उसके बाद जो क्रेडिट साइड होता है वहाँ पर सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करना होता है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना कॉलम बना लिया है। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा सभी एंट्रीज़ को। सो यहाँ पर अमाउंट में रुपीज़ का सिंबल डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो नाउ हमें सभी रेसिप्ट्स को इनकम साइड पर लिखना होता है। सो 2 सब्सक्रिप्शंस, सो यहाँ पर हम बाई से लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पर मैंने आपको जैसे ही बताया था कि एडजस्टमेंट्स भी लिखने होते हैं, सो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स भी लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस प्लस आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हम यहाँ पर जो एडवांस में आए हैं उसको भी सब्ट्रैक्ट करना होता है। अभी हमने यहाँ पर अमाउंट नहीं डाला है, अमाउंट को डालकर लिखते हैं। सो सब्सक्रिप्शन इज 70,000। ओके, सो हमें अब आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। ओके, सो अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 71,500।
अब एडवांस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -500। ओके, सो कितने हुए? 71,000। यहाँ पर हमें लिखना होता है। हाँ, सो हमने डोनेशंस को यहाँ पर नहीं लिखना है एंड फर्नीचर का हमें अब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो देखना है। सो यहाँ पर हमने एक रफ साइड पर लिख लिया है कि फर्नीचर की वैल्यू पहले क्या थी और कितनी वैल्यू पर हमने उसको सेल किया है। सो फर्स्ट उसकी वैल्यू 45,000 थी, लेकिन हमने उसको सेल 42,000 में किया है। सो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर हमारा लॉस हो चुका है। सो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इक्वल्स टू 3,000। सो यहाँ पर हमारा लास्ट एंट्री करने का है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 10,200। तो यहाँ पर हमारे सारे रेसिप्ट्स कंप्लीट हो गए जिसको हमने इनकम साइड लिख लिया है। अब हम पेमेंट्स की तरफ जाते हैं। टू सैलरीज 20,000। टू फिक्स डिपॉजिट हमें नहीं लिखना है, वो एसेट है। फर्नीचर भी एक एसेट है, शेयर भी एक एसेट है। टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ओके, सो यहाँ इसका प्राइस है 20,000 एंड यहाँ पर हमें जनरल एक्सपेंस को भी लिखना होता है। कितने हैं इसके? 6,000। सो हमने ये भी लिख लिया है। अब हमें सरप्लस आया है या डेफिसिट आया है ये कैलकुलेट करना होता है। सो यहाँ पर हमने सभी रेसिप्ट्स को भी लिख लिया है, पेमेंट्स को भी लिख लिया है एंड एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो यहाँ पर अब हम टोटलिंग करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 71,000, 10,200 जिसको मिलाकर होता है 81,200। सो हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 40,000। 40,000 प्लस 6,000 इज़ 46 प्लस 3 इज इक्वल टू 49,000। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है एंड हमारा डेबिट साइड कम है। माइनस 49,000। सो यहाँ पर हमारा बड़ा साइड क्या है? इनकम का है। सो हमें दो साइड्स पर भी, दो साइड जो अमाउंट की होती है उन दो साइड्स पर भी 81,200 को लिखना होता है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो 1 विल बिकम द 11 एंड 8 विल बिकम द 7। 10, 11। So here we got the answer. It is 32,200. सो इसको हमें किधर साइड लिखना है? हमें इसको इधर साइड पर लिखना होता है क्योंकि इसका टोटल तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन जो इसका टोटल था उसको हमने इससे सब्ट्रैक्ट किया है। सो इसका बचे हुआ अमाउंट हमें यहाँ लिखना होगा, तभी ये सभी को ऐड करने पर ये आएगा। ओके, सो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सो मैंने आपको जैसे बताया था एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हमारा सरप्लस होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये प्रॉब्लम कर लिया है और ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इस अमाउंट को पूरे को ऐड करेंगे तो आपको 81,200 ही आएगा, बिकॉज ये अमाउंट को हमने
यहाँ पर ऐड किया है, जिसके वजह से 81,200 आया था और हमने यहाँ लिख लिया है। एंड इस सभी अमाउंट्स को हमने ऐड किया था, जिसकी वजह से हमें 49,000 आया था, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमें ये आंसर आ चुका है। सो हमें इसको यहाँ पर लिखना होता है एंड इन सभी को ऐड करने पे हमें यही आंसर आएगा। तो अगर आप कैलकुलेटर से ऐड करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम में ये दो आंसर्स प्रॉपरली आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तभी ये प्रॉब्लम राइट होगा। अगर यहाँ पर ये दोनों आंसर सेम नहीं होंगे तो हमें इस प्रॉब्लम को रॉन्ग समझना होगा। सो आपने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरह से एंट्रीज़ को लिखना पड़ता है एंड किस तरह इनकम साइड भी हमें लिखना होता है। सो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है।